हेलो एवरीवन, मैं पूजा सुधीर आप लोगों का आपके अपने चैनल शिक्षा मंत्र लाइव पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी शिक्षण की विधियाँ लेकर के आऊँगी। इनफैक्ट मैं सभी शिक्षण विधियाँ जो है, हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं, वो सभी मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आज जो हम लोग टीचिंग मेथड कर रहे हैं हिंदी वाला, वो है हमारी भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, इसे हम लोग प्रासंगिक विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? प्रासंगिक विधि के नाम से। यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। प्रासंगिक विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इसमें जब बच्चों को व्याकरण सिखाई जाती है तो वो प्रसंग के अनुसार सिखाई जाती है। ठीक है, इसे अव्याकृति प्रणाली भी कहते हैं, यानी इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता। मैम, अभी तो आपने कहा कि ये हमारी व्याकरण शिक्षण की विधि है और आप बोल रहे हो कि इसमें ज्ञान नहीं दिया जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझते हुए चलना है। अव्याकृति प्रणाली का मतलब ये है कि आप इसमें बच्चों को पढ़ाते तो हो, व्याकरण को सिखाते तो हो, लेकिन संदर्भ के अनुसार सिखाते हो। मतलब आपने बच्चों को जो भी पढ़ने के लिए दिया है, चाहे किसी भी लेखक की रचना हो, कोई पाठ हो, उस पाठ में जो व्याकरण के कुछ शब्द आए हैं, आप उसका उनको खुद से ब्रेन स्टॉर्म करके उसका आइडिया लगाने के लिए, उस मीनिंग का अर्थ जानने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अव्याकृति प्रणाली कहते हैं। इसमें कोई विधिवत ज्ञान नहीं दिया जाता है व्याकरण का। ठीक है, व्याकरण का कोई भी विधिवत ज्ञान नहीं दिया जाता है। विद्यार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग करे, यही इस विधि का उद्देश्य होता है। विद्यार्थी बिना व्याकरण के नियम सीखे ही मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाते हैं। मतलब भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का जो प्रयोग किया जाता है वो नियम के बिना किया जाता है, संदर्भ के अनुसार। ठीक है, इसमें भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण का ज्ञान भाषा से अलग ना दे करके भाषा के साथ ही दिया जाता है, तो वो हमारी भाषा संसर्ग विधि होती है। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि में भाषा का जो ज्ञान है, व्याकरण का जो ज्ञान है, वो भाषा के साथ साथ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? संदर्भ के अनुसार। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इस विधि में व्याकरण के सैद्धांतिक नियमों का ज्ञान ना देकर भाषा व्यवहार अर्थात पढ़ने पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जा रहा है? पढ़ने पर बल दिया जा रहा है। कैसे? आपको संदर्भ के अनुसार सिखा करके। भाई, कोई भी आपके सामने एक वर्ड आ गया, जैसे सौंदर्यता का वर्णन, कश्मीर की सौंदर्यता का वर्णन किया जा रहा है, तो बच्चा यहाँ से खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा कि अच्छा, कश्मीर की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाती हैं, जिससे बालक स्वतः ही भाषा पर अधिकार कर ले। तो वही कि पढ़ने पर बल दिया जाता है, तो आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिससे कि बच्चा खुद से पढ़े, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करे और संदर्भ के अनुसार व्याकरण को समझने लग जाए। जैसे हमारे इस वाले पॉइंट में आया है कि विद्यार्थी को बुद्धि और तर्क का सहारा, विद्यार्थी को बुद्धि और तर्क का सहारा इसमें विद्यार्थी जो है बुद्धि और तर्क का सहारा लेते हैं। मतलब भाई, जब संदर्भ के अनुसार खुद से वो अर्थ का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, मस्तिष्क उद्वेलित होगा उनका। तो विद्यार्थी इसमें कैसे सहारा लेते हैं? क्या करते हैं? बुद्धि और तर्क का सहारा लेते हैं, संदर्भ के अनुसार अर्थ को जानने के लिए, व्याकरण के अर्थ को जानने के लिए। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप नियमबद्ध तरीके से व्याकरण नहीं सिखा रहे हो, संदर्भ के अनुसार बच्चे को यहाँ पर आप व्याकरण सिखा रहे हो। पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त शब्द सामग्री को आधार बनाकर विधिवत व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसा मैंने आप लोगों को भी एग्जाम्पल दिया था कि एक लेखक ने लिखा कि कश्मीर का सौंदर्य, मतलब कश्मीर की सौंदर्यता का वर्णन किया है, तो यहाँ पर बच्चे ने सौंदर्यात्मक या सौंदर्य वर्णन को उसने समझ लिया कि यहाँ पर जो हमारा लेखक है वो कहना चाहता है कि कश्मीर कितना सुंदर है, कश्मीर की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो शब्द सामग्री है उसी को आधार बनाकर आप व्याकरण को सिखाते हो बच्चे को। अब देखिए, ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। आप सभी को पता है कि जो भी हमारी विधियाँ होती हैं या फिर जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो पॉजिटिव तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके जरा नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि बच्चा संदर्भ के अनुसार चीज़ों को सीखते हुए चलता है, वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्म करेगा। अब संदर्भ के अनुसार जब खुद से वो शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेगा, व्याकरण सीखेगा, तो वहाँ पर समय बहुत अधिक लगेगा। जबकि अगर हम लोग उसे नियम बता देते तो वहीं पर उसका समय कम लगता। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि वो खुद से संदर्भ के अनुसार सीख रहा है, तो यहाँ पर समय अधिक व्यय होता है। ठीक है, इस विधि में समय अधिक व्यय होता है, व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता।
भाई बच्चे को संदर्भ के अनुसार सिखाया जा रहा है, कोई विधिवत नियम नहीं बताए जा रहे, कोई नियमबद्ध तरीका नहीं बताया जा रहा व्याकरण का। इसका मतलब ये है कि व्याकरण के नियमों का अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाषा और व्याकरण की पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब नियमबद्ध तरीके से आप व्याकरण के नियम ही नहीं बता रहे हो, उसकी नियमबद्ध व्यवस्था ही नहीं बता रहे हो, तो बच्चे को बहुत अच्छे से व्याकरण कैसे आ जाएगी, व्याकरण की पूर्ण नॉलेज कैसे हो जाएगी। तो इस विधि में ना तो भाषा की और ना ही व्याकरण की पूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। आई होप गाइज आप लोगों को ये भाषा संसर्ग विधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज आगे भी हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार से अगली विधि के जरिए।